Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about dialogic criticism and Mikhail Bakhtin. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Dialogic criticism क्या है पहले देख लेते हैं. Dialogic criticism is modeled on the theory and critical procedures of the Soviet critic Mikhail Bakhtin. He published his major works in the 1920s and 1930s, but in 1980s, translations of his writings gave him a wide and rapidly increasing influence. तो डायलॉजिक क्रिटिसिज्म के प्रोपाउंडर कौन है? मिखाइल बख्तिन है, सोवियत क्रिटिक. इन्होंने अपने वर्क्स को 1920s और 30s में पब्लिश कराया था, बट इनको उस समय पॉपुलैरिटी नहीं मिली. इनको पॉपुलैरिटी मिलती है 1980s में, जब इनके राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया जाता है, और जैसे ट्रांसलेशन शुरू होता है वैसे इनको क्या मिलता है? पॉपुलैरिटी मिलने शुरू हो जाती है. To Bakhtin, a literary work is not a text whose meanings are produced by the play of impersonal linguistic or economic or cultural forces, but a site for the dialogic interaction of multiple voices or modes of discourse. तो देखिए यहाँ पे बख्तिन क्या कहते हैं कि कोई भी लिटरेरी वर्क क्या होता है, वो एक मेरली टेक्स्ट नहीं होता है जिसमें कोई मीनिंग क्रिएट हो जाए, बट उनका मानना है कि जो भी कोई लिटरेरी वर्क होता है उसमें एक इम्पर्सनल लिंग्विस्टिक होता है, इकोनॉमिक और कल्चरल फोर्सेस होते हैं, और साथ में इसके साथ साथ ये एक डायलॉजिक इंटरेक्शन भी होता है. मतलब इनका मानना है कि कोई भी लिटरेरी वर्क कोई मेरली टेक्स्ट नहीं होता है जो कि इम्पर्सनल लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक और कल्चरल फोर्सेस सिर्फ शामिल हो. जो भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं एक उसमें डायलॉजिक इंटरेक्शन होता है, और जिसमें मल्टीपल वॉइसेस क्रिएट होते हैं, मल्टीपल डिस्कोर्सेस क्रिएट होते हैं. इनका कहने का मतलब है कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो वन साइडेड नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है कि एक कैरेक्टर बोलता जाए दूसरा कैरेक्टर सुनता जाए. एक कैरेक्टर तभी बोलेगा जब दूसरा कैरेक्टर सुन के उस पर रिएक्ट करेगा. यही इनके कहने का मतलब है. और इट्स मीन डायलॉजिक. डायलॉजिक का मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो, यानी कि एक बंदा कुछ बोल रहा है तो दूसरा पर्सन जो है उसको रिएक्ट करे और वो भी कुछ बोले, तभी उसके बेस पे सामने वाला फिर से कुछ बोले. ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो तो एक बस बोलता रहे. तो डायलॉजिक क्रिटिसिज्म में यही आपको जानना है कि डायलॉजिक क्रिटिसिज्म होता क्या है. डायलॉजिक क्रिटिसिज्म जो होते हैं मल्टी वॉइसेस होते हैं, पोनीफोनी इसमें एक्सेप्ट किया जाता है. ऐसा नहीं होता है कि एक कैरेक्टर बोलता रहेगा और दूसरा कैरेक्टर जो है सुनता रहे. तो मोनोलॉजिक ये नहीं होता है, ये डायलॉजिक होता है. स्पेशली इन्होंने नॉवेल को एनालिसिस किया है और उसी से रिलेटेड थ्योरी को प्रेजेंट किया है. इन्होंने अपने डायलॉजिक क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट किया है और इसमें इन्होंने डिस्कोर्स की बात कही है. तो डिस्कोर्स का भी मतलब वही होता है कि जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं एक बोलता है और दूसरा सुनता है, और फिर सुन के उसकी कही हुई जो डायलॉग है उस पर रिएक्ट करता है. फिर जब उसका रिएक्शन मिलता है तो देन जो पहला वाला होता है वो बोलना शुरू करता है. Each of which is not merely a verbal but a social phenomena. और ये सभी चीज सिर्फ वर्बल फेनोमेना पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें सोशल फेनोमेना भी जो होते हैं वो शामिल होते हैं. एंड एज सच इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनिफोल्ड डिटरमिनेंट्स that are specific to a class, social group and speech community. अब देखिए ये किसी न किसी जो सोशल ग्रुप होते हैं, स्पीच कम्युनिटी होते हैं, क्लास है, उस पर भी डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इंग्लिश में बोलता रहे तो कोई हिंदी में बोले और वो उनके बीच में कोई डायलॉजिक जो डिस्कोर्स है वो क्रिएट हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसीलिए डिस्कोर्स या डायलॉजिक जो इंटरेक्शन है तभी पॉसिबल है जब दोनों कैरेक्टर जो हैं सेम कम्युनिटी को बिलोंग करें, सेम सोशल ग्रुप को और सेम क्लास को बिलोंग करें. अदरवाइज उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा ये कहते हैं. तो याद रखेंगे डायलॉजिक इंटरेक्शन जो डायलॉजिक क्रिटिसिज्म है उसमें क्या होता है, डायलॉजिक इंटरेक्शन होता है मल्टीपल वॉइस का. बिना मतलब एक कैरेक्टर बोलेगा तो दूसरे को रिएक्ट करना होगा, क्योंकि उसके रिएक्शन के बिना वो आगे कुछ भी बोलता है तो दैट विल बी इनकम्प्लीट. A person's speech composed of language from diverse social contexts
does not express a ready-made and autonomous individuality. Instead, his or her character emerges in the course of the dialogue and is composed of language from diverse social context. इसमें यही कहा गया कि किसी भी पर्सन का स्पीच जो है वो composed of languages from diverse social context. वो जो डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना उसके डिपेंड करता है किसी भी पर्सन का जो स्पीच होता है कि वो किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने जो भी बात कहा है दैट इज कोई रेडीमेड हो या कोई ऑटोनोमस इंडिविजुअलिटी हो, ऐसा नहीं है कि एक बंदा आए और वो क्या करे, वो पर्सन आए और उसने अपनी स्पीच जो है वो रेडी ऑलरेडी कर रखा हो और वो बस आके और सुना के चला जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो तो एक स्पीच की तरह हो गया ना कि सामने वाले ने आया, भाषण देकर चला गया, सब सुनने वाले सुनते रह गए, ताली बजाते रह गए। तो ऐसा तो लिटरेचर में पॉसिबल नहीं है कि ऑथर आए और बस कुछ सुना के चला जाए। स्पेशली नॉवेल या ड्रामा वगैरह हुआ, नॉवेल के ही कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात कही है। तो अगर नॉवेल का एक ऑथर है तो वो क्या करेगा, वो जितने भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा हर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायलॉग को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें एक कैरेक्टर सुनता होगा, दूसरा कैरेक्टर बोलता होगा, फिर वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा। तो इस तरह से आगे चीजें चलती जाएंगी और उनका रिएक्शन आपस में होता जाएगा, इंटरेक्शन होता जाएगा। नॉवेल का ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा कि जो ऑलरेडी अपनी स्पीच रेडी कर रखे हो और आके बस सुना के चला जाए। तो इट्स नॉट पॉसिबल, यही कहते हैं मिखाइल बाख्तिन। Instead, his or her character emerges in the course of the dialogue and is imposed of language from diverse social context. तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो डायलॉग होता है, जो भी वो कुछ बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेज होता है, वो जो जितने भी डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसका कहीं ना कहीं उसका एक तरह से रिजल्ट होता है। ऐसा मिखाइल बाख्तिन कहते हैं। बाख्तिन्स प्राइम इंटरेस्ट वॉज इन द नॉवेल and especially in the ways that the voices that constitute the text of any novel disrupt the authority of the author's single voice. बख्तिन ने स्पेशली नॉवेल को पॉइंट आउट करते हुए कहा है, इन्होंने कहा है कि जो नॉवेल है, कोई भी नॉवेल है, उसका कोई भी टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसेस निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ऑथर के सिंगल वॉइस का अथॉरिटी हो। जैसे कि पहले मैं बोल चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई नॉवेल है उसमें ऑथर आए और अकेले एक ही टोन में सब कुछ सुना डाले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसमें जितने भी टेक्स्ट होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस क्रिएट होते हैं क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं नॉवेल में और हर कैरेक्टर अपने जो बहुत सारे पोलिफोनीज हैं उसको लेकर आते हैं, ठीक है, और उसको बताते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डायलॉगिज्म का जो सेंस है, वो इंटरेक्शन है, वो होना चाहिए, ये कहते हैं, क्योंकि उसके बिना तो नॉवेल कंप्लीट नहीं है। इसीलिए आगे चल के अभी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एरिस्टोटल के जो प्लॉट पे उन्होंने फोकस किया ना, इसको भी ये ऑब्जेक्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इन प्रॉब्लम्स ऑफ डोस्टोवस्कीज पोएटिक्स 1929 he contrasts the monologic novels of writers such as Leo Tolstoy. तो देखिए इनका एक वर्क आता है 1929 में मिखाइल बाख्तिन का, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ डोस्टोवस्कीज पोएटिक्स, ठीक है। और इसमें इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय पे क्या किया, टारगेट किया है। लियो टॉल्स्टॉय जो कि रसिया के ये भी जाने माने रशियन ऑथर है, नॉवेलिस्ट है। तो इनका जो मोनोलॉजिक नॉवेल्स है लियो टॉल्स्टॉय का, उस पे इन्होंने क्या किया है, एक तरह से कंट्रास्ट प्रेजेंट किया है। ये क्या कहते हैं कि which undertake to subordinate the voices of all the characters to the authoritative discourse and controlling purpose of the author. तो लियो टॉल्स्टॉय अपने जो भी नॉवेल्स हैं, इनके नॉवेल्स मोनोलॉजिक हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स की वॉइस है उसको सप्रेस कर देते हैं अपने एज ए ऑथर, अपने वॉइस के आगे। In the dialogic form or polyphonic form of Fyodor Dostoevsky's novel, in which the characters are liberated to speak a plurality of independent and unmasked voices and consciousness, a genuine polyphony of fully valid voices. तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो डायलॉजिक फॉर्म में होना चाहिए,
डायलॉजिक फॉर्म कहिए चाहे पोलिफोनिक फॉर्म कहिए, जैसा कि लियो टॉल्स्टॉय के नॉवेल में नहीं देखने को मिलता है, तो उसी को इन्होंने कंट्रास्ट किया है और साथ में फर्डर डोस्टोवस्की के जो नॉवेल्स हैं उससे कंट्रास्ट करते हुए इन्होंने प्रेजेंट किया है। और इन्होंने कहा है कि इसमें क्या होता है कि विच द कैरेक्टर्स आर लिबरेटेड टू स्पीक अ प्लुरलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनमर्स्ड वॉइसेस। फर्डर डोस्टोवस्की के नॉवेल्स में क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, वो जितने भी वॉइसेस हैं वो अपना क्रिएट करते हैं अपने जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे वैलिड वॉइसेस आते हैं, पोलिफोनीज आते हैं, लेकिन ऐसा लियो टॉल्स्टॉय के नॉवल में नहीं है, बख्तिन कहते हैं। In Bakhtin's view, however, a novel can never be totally monologic. बख्तिन का ओपिनियन क्या है, फाइनल ओपिनियन इनका क्या है कि कोई भी नॉवेल कंप्लीटली मोनोलॉजिक नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं वहां पर डायलॉगिज्म डिस्कोर्स होना ही चाहिए, ये कहते हैं। आगे देखिए, since the narrator's reports of the utterances of another character are inescapably double versed and also dialogic, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेटर दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जैसे दूसरे कैरेक्टर को नरेटर रिप्रेजेंट करता है वहां पर डबल वॉइस या डायलॉजिक जरूर आ जाता है। कहने का मतलब है वक्त इनका कि अगर सपोज दैट कि कोई नॉवेलिस्ट कोई नॉवेल लिख रहा है और उसमें एक कैरेक्टर के माध्यम से पूरे नॉवेल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस नरेटर का एकमात्र आवाज आपको देखने को मिलता है। जहाँ जो नरेटर है वो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसके डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारी कैरेक्टर्स होते हैं और उनके बहुत सारी वॉइसेस होते हैं। तो दैट इज इन्होंने इसीलिए कहा है कि मोनोलॉजिक तो कोई भी नॉवल टोटली नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं डबल वॉइस और डायलॉजिक देखने को मिलता ही है। In Rabelais and his world, Bakhtin proposed his widely cited concept of the carnivalics in certain literary works. बख्तिन का एक वर्क है राबेलस एंड हिज वर्ल्ड करके, इसमें उन्होंने कार्निवालिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है सर्टेन लिटरेरी वर्क्स में। कार्निवालिक्स क्या है? A literary mode that subverts and liberates the assumptions of the dominant style or atmosphere through humor and chaos. कॉर्निवॉलिस क्या होता है? एक लिटरेरी मोड होता है और इसमें क्या होता है कॉर्निवॉलिस में कि कोई भी अगर डोमिनेट स्टाइल या एटमॉस्फेयर होता है उसको ह्यूमर और क्योस के माध्यम से उसको सबवर्ट या लिबरेट किया जाता है। मतलब कॉर्निवॉलिस में ये करने की किया जाता है कि कोई भी स्टाइल या एटमॉस्फेयर डोमिनेट ना हो, कहीं ना कहीं वो उसको सप्रेस किया जाता है विद द मीडियम ऑफ ह्यूमर एंड क्योस। It originated as carnival in Mikhail Bakhtin's Problems of Dostoevsky's Poetics. कार्निवालिस को इन्होंने एज ए कार्निवल के रूप में ओरिजिनेट किया अपने वर्क प्रॉब्लम्स ऑफ डोस्टोवस्कीज पोएटिक्स में मिखाइल बख्तिन ने। बख्तिन traces the occurrence of the carnivalics in ancient, medieval and Renaissance writers, especially in Rabelais. अपने वर्क राबेलास में इन्होंने कार्निवालिक्स की बात की है और इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कार्निवालिक्स एशियंट, मिडिवल और रेनेसां राइटर्स में भी देखने को मिलता है। He also asserts that the mood recurs later, especially in the play of irreverent parody and subversion verses in the novels of Dostoevsky, which are both dialogic and carnivalics. तो इन्होंने डोस्टोवस्की के नॉवल का एग्जांपल देते हुए इन्होंने बताया है कि डोस्टोवस्की के जो नॉवेल्स है उसमें आपको डायलॉजिक और कार्निवल्स ये दोनों ही चीजें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कार्निवल, कार्निवलिक्स, इन सब थियरी और डायलॉजिक थियरी, डिस्कोर्स थियरी, इन सब थियरी के प्रोपाउंडर कौन है? तो जस्ट द वन नेम आपको याद रखना होगा, मिखाइल बख्तिन। In an essay on discourse in the novel 1934-35, Bakhtin develops his view that the novel is constituted by a multiplicity of divergent and contending social voices that achieve their full significance only in the process of their dialogic interaction with both with each other and with the voice of the narrator. तो देखिए यहाँ पे बख्तिन क्या कहते हैं अपने वर्क डिस्कोर्स इन द नॉवेल, जो कि 1934 और 35 का वर्क है, इसमें इन्होंने कहा है कि एक नॉवेल को लेकर इन्होंने अपनी व्यू प्रेजेंट की है कि नॉवेल, इनका कहना है कि जो नॉवेल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है किस चीज का? मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइवर्जेंट एंड कंटेनिंग सोशल वॉइसेस का। तो बहुत सारे
जो डाइवर्जेंट होते हैं, मल्टीपल सोशल वर्सेस होते हैं, वो आपको नॉवेल में देखने को मिलता है, और दैट अचीव दियर फुल सिग्निफिकेंस ओनली इन द प्रोसेस ऑफ दियर डायलॉजिक इंटरेक्शन। और कोई भी नॉवेल अपना फुल सिग्निफिकेंस तभी गेन कर पाता है जब वो डायलॉजिक इंटरेक्शन को प्रेजेंट करे, या उसमें डायलॉजिक इंटरेक्शन का प्रोसेस हो। अदरवाइज कोई भी नॉवेल जो है वो फुली सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, चाहे वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन का मैटर हो या फिर नरेटर का वॉइस का मैटर हो। तो इनके कहने का मतलब है कि कोई भी नॉवेल होता है उसमें मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, उसमें डाइवर्जेंसी होना चाहिए, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल वॉइसेस होनी चाहिए, तभी जाके वो नॉवेल अपनी फुल सिग्निफिकेंस को गेन कर पाता है। क्योंकि एक नॉवेल में डायलॉजिक इंटरेक्शन नहीं होता है तो फिर वो नॉवेल कोई वैल्यूबल नहीं रह जाता है। Bakhtin explicitly sheds his theory against Aristotle's Poetics, which proposed that the primary component in narrative forms is a plot that evolves coherently from its beginning to an end in which all complications are resolved. तो देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि बख्तिन ने किस तरह से अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड किया, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म को। तो हर एक स्टेप को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं कि बख्तिन स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी जो थ्योरीज है, डायलॉगिज्म, डिस्कोर्स हुआ, फिर मल्टीप्लिसिटी हुई, पॉलीफोनी हुआ, इन सारी चीजों को किस तरह से कॉर्निवॉलेक्स, कार्निवॉल, ये सब जितने भी टर्म इन्होंने यूज किए उन्हें ये कैसे डिस्क्राइब करते हुए जा रहे हैं और कैसे उससे पे फोकस करते हुए जा रहे हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अगेंस्ट अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया है। इनका मानना है कि एरिस्टोटल जो कहते हैं कि प्लॉट इज एवरीथिंग, मींस प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ अ स्टोरी। तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्लॉट कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें डायलॉगिज्म ना हो। तो जहां एरिस्टोटल कहते हैं अपनी पोएटिक्स में कि प्लॉट शुरू से लेकर अंत तक इंपॉर्टेंट है, तो बख्तिन क्या कहते हैं, इंस्टेड बख्तिन एलिवेट्स डिस्कोर्स इक्विवेलेंट टू एरिस्टोटल्स सबऑर्डिनेट एलिमेंट ऑफ डिक्शन। तो बख्तिन डिस्कोर्स पे फोकस करते हैं, कहते हैं कि प्लॉट इज नॉट एवरीथिंग, ये डिस्कोर्स पे फोकस करते हैं। और डिस्कोर्स क्या है, एरिस्टोटल ने जो डिक्शन पे फोकस किया है, डिक्शन की ही तरह ये डिस्कोर्स है। तो डिक्शन का ये एक सबऑर्डिनेट एलिमेंट है, सॉरी हाँ। तो यहाँ जहाँ बख्तिन ने एरिस्टोटल के पोएटिक्स में जो इन्होंने एरिस्टोटल ने प्लॉट पे फोकस किया है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है, और साथ में ये कहते हैं कि डिस्कोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ एरिस्टोटल डिक्शन की बात कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि डिक्शन इज इम्पोर्टेंट, तो वहीं बख्तिन कहते हैं कि डिस्कोर्स इज इम्पोर्टेंट। तो किसी भी वर्क के प्राइमरी कंपोनेंट में एरिस्टोटल का मानना है कि डिक्शन इंपॉर्टेंट है, तो बख्तिन का मानना है कि डिस्कोर्स इंपॉर्टेंट है। Story refers to the actual chronology of events in a narrative. Discourse refers to the manipulation of that story in the presentation of narrative. तो यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस भी बताया गया कि स्टोरी क्या करता है, रिफर करता है एक एक्चुअल क्रोनोलॉजी को, मतलब कोई भी नरेटिव है, कोई भी स्टोरी जो है उसको नरेटिव को प्रेजेंट किया गया है, तो उसमें जो इवेंट्स होते हैं ना, स्टेप बाय वो स्टेप जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्रोनोलॉजिकली क्या होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और सीक्वेंस में होते हैं, ऐसा स्टोरी में होता है। और उसी स्टोरी में डिस्कोर्स क्या करता है, मैनिपुलेशन ऑफ दैट स्टोरी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ नरेटिव। तो उस नरेटिव के प्रेजेंटेशन में स्टोरी को डिस्कोर्स क्या करता है, मैनिपुलेट कर देता है। स्टोरी क्या करता है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को वो प्रेजेंट करता है, और डिस्कोर्स क्या करते हैं, उस स्टोरी को मैनिपुलेट करता है। Bakhtin's view of the novels is dependent upon his broader view of the nature of language as dialogic and as comprised of heteroglossia. तो बख्तिन क्या कहते हैं, नॉवल को लेकर जो भी ये ओपिनियन अपना प्रेजेंट करते हैं, ब्रॉडर सेंस में ओपिनियन करते हैं, और डायलॉजिक जो लैंग्वेज का डायलॉजिक जो नेचर है उस पर ये फोकस करते हैं, और साथ में ये बताते हैं कि एज कंप्राइज्ड ऑफ हेट्रोग्लेसिया, हेट्रोग्लोसिया जो है इसको भी ये प्रेजेंट करते हैं। तो इस डिस्कशन में आप लोग बहुत नए नए टर्म्स देख रहे होंगे, डिस्कोर्स देख रहे होंगे, डायलॉजिक देख रहे होंगे, हेट्रोग्लोसिया, कॉर्निवॉलेक्स, कॉर्निवॉल, ये जितने भी टर्म्स है ये सब एसोसिएटेड है मिखाइल बख्तिन से।
तो इन सब टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डेफिनेटली यू शुड रिकॉल ऑल दिस टर्म्स एंड आल्सो द ओपिनियन ऑफ मिखाइल बख्तिन. और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिखाइल बख्तिन ने किस चीज को टारगेट करके इन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट किया, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म को. तो दैट इज नॉवेल. Although he wrote during the Stalinist regime in Russia, Bakhtin's liberation and open concept of the literary narrative opposed to the Soviet version of Marxist criticism. देखिए मिखाइल बख्तिन ने अपनी जो वर्किंग है किस टाइम में किया था, स्टालिन जो कि रशिया में इनका रूल था, तो स्टालिन के टाइम पीरियड में ही इन्होंने वर्क करना शुरू किया था. फिर भी ये ऑब्जेक्शन करते हैं मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म को. ठीक है, ये कहते हैं कि लिबरेशन एंड ओपन कॉन्सेप्ट ऑफ द लिटरेरी नैरेटिव अपोज टू द सोवियत वर्जन ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. तो बख्तिन का जो लिबरेशन और ओपन कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वो मार्क्सिस्ट के अगेंस्ट है, जबकि उस समय सोवियत रशिया यानी कि रशिया में मार्क्सिज्म बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था. और ये पर्सन फर्स्ट है जो मार्क्सिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं. मार्क्सिज्म में क्या था कि which stresses the way a novel either reflects or distorts the true social reality or express only a single dominant ideology or should exemplify a social realism that accords with an authoritarian party line. तो मार्क्सिज्म जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म थी उसमें ये कहा जाता है कि जो नॉवेल है वो रिफ्लेक्ट करता है या डिस्टॉर्ट करता है ट्रू सोशल रियलिटी को. मतलब मार्क्सिस्ट क्या कहते थे कि जो सोशल रियलिटी है उसको नॉवेल क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है. डिस्टॉर्ट करने का सेंस है कि बिगाड़ देना, खराब कर देना, चेंज कर देना, या फिर एक्सप्रेस ओनली अ सिंगल डोमिनेट आइडियोलॉजी. तो मार्क्सिस्ट कहते थे कि जो नॉवेल है वो सोशल रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है या फिर एक सिंगल डोमिनेट आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है, दैट इज सोशल रियलिज्म. और उसमें एक ऑथोरिटेरियन पार्टी लाइन होती है, यानी कि ऑथोरिटेरियन देखने को मिलता है कि कैसे ऑथर का बोलबाला होता है नॉवेल में, ऐसा मार्क्सिस्ट कहते हैं. तो उसी को अगेंस्ट करते हुए बख्तिन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. और इसी के सेंस में इन्होंने पूरे नॉवेल को पकड़ लिया था और नॉवेल को पकड़ पकड़ के उसका एक तरह से पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इन्होंने और बता दिया कि कैसे जो नॉवेल होता है वो सोशल रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता है और वो डोमिनेट आइडियोलॉजी, सिंगल डोमिनेट आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं होता है कोई भी नॉवेल. Bakhtin's views have been in some part and in diverse ways incorporated by representatives of various types of critical theory and practice, whether traditional or post-structural. तो बख्तिन के जो ओपिनियन है वो सम पार्ट या हो चाहे डाइवर्स वेज में हो, मतलब इन्होंने अपने जो भी ओपिनियन है उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, डाइवर्स वे में प्रेजेंट करते हुए इन्होंने अपनी बात को कही है. और साथ में ये भी कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस वेदर ट्रेडिशनल और पोस्ट स्ट्रक्चरल. तो कहीं ना कहीं इनकी जो व्यूज है वो जितने भी तरह के क्रिटिकल थ्योरी हैं, चाहे प्रैक्टिसेस हैं, चाहे जो भी ट्रेडिशनल और पोस्ट स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए बख्तिन के ओपिनियन पे बहुत ज्यादा वर्क हुआ है अलग अलग थ्योरीज में. अलग अलग क्रिटिसिज्म, अलग अलग क्रिटिक्स ने इन पे फोकस किया है और इनको बहुत अच्छे से स्टडी किया है. I want to end this lecture with this hope that कि आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. हर एक पॉइंट कैसे स्टेप बाय स्टेप बख्तिन की जो व्यू है आगे फ्लोरिश होती जाती है, कैसे वो अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो प्रूफ के साथ प्रेजेंट करते हैं. तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को अब कोई डाउट नहीं रहा हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइल.